तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने इकोनॉमिक्स की पूरी किताब ही पलट कर रख दी। नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इनकी कहानी। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि भाई जब पैसे की तंगी हो तो खर्च ज्यादा कैसे कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए यही वो क्रांतिकारी सोच थी जो कीन्स के विचारों का बिल्कुल सेंटर पॉइंट थी। एक ऐसा आइडिया जो उस वक्त की सारी आर्थिक समझ को सीधे सीधे चैलेंज कर रहा था। अब देखिए, कीन्स के ये जो जबरदस्त आइडियाज थे वो यूं ही नहीं आ गए। इनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब पूरी दुनिया एक बहुत बड़े संकट से जूझ रही थी। जरा सोच कर देखिए कि माहौल कैसा रहा होगा। एक के बाद एक आर्थिक झटके। पहले वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो वर्साई की संधि ने जर्मनी की इकोनॉमी की कमर ही तोड़ दी। इसका असर पूरे यूरोप पे पड़ा। हर तरफ अस्थिरता फैल गई। और फिर आया 1929 का साल, जब ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हर तरफ बेरोजगारी का आलम था और ये साफ हो चुका था कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है और अब एक नई सोच की सख्त जरूरत है। उस दौर में ना इकोनॉमिक्स का बस एक ही नियम माना जाता था, क्लासिकल इकोनॉमिक्स। मतलब ये सोच कि बाजार में कोई भी प्रॉब्लम हो वो अपने आप ठीक हो जाएगी, सरकार को बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। पर हकीकत कुछ और ही थी। बैंक डूब रहे थे, फैक्ट्रियां बंद हो रही थी और लाखों करोड़ों लोग सड़क पर आ गए थे, बेरोजगार थे। ये बिल्कुल साफ हो गया था कि पुराने तौर तरीके अब काम नहीं करने वाले। और ठीक इसी उथल-पुथल और नाउम्मीदी के बीच एक आवाज सामने आई। एक ऐसा इंसान जिसके पास इस आर्थिक मलबे से बाहर निकलने के लिए कुछ नए, कुछ साहसी विचार थे। कीन्स ने उस वक्त की बनी बनाई व्यवस्था को सीधे सीधे चुनौती दे डाली। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये मानकर बैठ जाना कि इकोनॉमी खुद ब खुद पटरी पर आ जाएगी, ये सिर्फ गलत नहीं है बल्कि ये खतरनाक है। वो एक ऐसे थिंकर थे जो चुपचाप सब कुछ स्वीकार करने वालों में से नहीं थे। तो सवाल ये उठता है कि कीन्स ने आखिर क्या रास्ता सुझाया, इस बड़ी मुसीबत से निकलने के लिए उनके पास क्या उपाय थे। चलिए अब जरा उनके इस नए और क्रांतिकारी टूलकिट पर नजर डालते हैं। कीन्स का जो सबसे बड़ा दुश्मन था जिससे वो लड़ना चाहते थे, उसका नाम था डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन का मतलब है चीजों के दाम लगातार गिरते जाना। सुनने में तो शायद ये अच्छा लगे कि अरे वाह, चीजें सस्ती हो रही हैं, पर सच तो ये है कि ये किसी भी इकोनॉमी के लिए जहर की तरह काम करता है। देखिए, डिफ्लेशन का सबसे खतरनाक पहलू है इसका ये चक्र। जरा इसको समझिए। जब लोगों को लगता है कि दाम और गिरेंगे तो वो खरीदारी टाल देते हैं, सोचते हैं कि कल खरीदेंगे। अब जब कोई सामान ही नहीं खरीदेगा तो कंपनियों को नुकसान होगा। वो उत्पादन कम कर देंगी और लोगों को नौकरी से निकाल देंगी। अब जिनके पास नौकरी नहीं, उनके पास खर्च करने के लिए पैसा भी नहीं। इससे मांग और कम हो जाती है और ये एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जिससे इकोनॉमी का अपने आप बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। कीन्स का ये जो कोट है ना, ये उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। उनका कहना था कि जब इकोनॉमी की हालत अच्छी हो तब सरकार को बचत करनी चाहिए, लेकिन जब मंदी का दौर हो तब बचत करना सबसे बड़ी गलती है। तब सरकार को ठीक इसका उल्टा करना चाहिए। और बस यही है कीन्सियन इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सिद्धांत। कीन्स का साफ मानना था कि जब लोग और कंपनियां डर की वजह से पैसा खर्च नहीं कर रही हैं, तब सरकार को आगे आना होगा। उसे ही इकोनॉमी में पैसा डालकर उसमें नई जान फूंकनी होगी। तो अब सवाल ये है कि सरकार ये करेगी कैसे। इसका मतलब है कि सरकार बड़े बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट्स शुरू करें, जैसे सड़कें बनवाना, पुल बनवाना, डैम तैयार करना। इससे क्या होगा, लोगों को काम मिलेगा, उनकी जेब में पैसा आएगा और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो बाजार जाकर खर्च भी करेंगे। बस इसी तरह इकोनॉमी का जो पहिया जैम हो गया है वो फिर से घूमने लगेगा। पर कीन्स की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके लिए इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसे और आंकड़ों का हिसाब किताब नहीं था, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये इंसानी दिमाग, उसकी साइकोलॉजी को समझने के बारे में भी था। कीन्स का मानना था कि हमारे जो आर्थिक फैसले होते हैं ना, वो हमेशा सोच समझकर ठंडे दिमाग से नहीं लिए जाते। इसमें हमारी भावनाओं का, हमारी उम्मीदों का, हमारे डर का बहुत बड़ा हाथ होता है। और इसी चीज को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही मशहूर शब्द दिया, एनिमल स्पिरिट्स।
तो क्या है ये एनिमल स्पिरिट्स? देखिए, ये हमारी वो अंदरूनी भावनाएं हैं, हमारा कॉन्फिडेंस है जो हमें फैसले लेने पर मजबूर करता है कि क्या हमें निवेश करना चाहिए या पैसा बचाना चाहिए, क्या हमें आज खर्च करना चाहिए या रुक जाना चाहिए। कीन्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी था कि लोग असल में महसूस कैसा कर रहे हैं, क्योंकि आखिर में यही चीज पूरी इकोनॉमी की दिशा तय करती है। और इसका असर बहुत सीधा और साफ होता है। जब चारों तरफ डर का माहौल होता है तो कोई भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता, कोई निवेश नहीं करना चाहता और इकोनॉमी नीचे चली जाती है। लेकिन जैसे ही माहौल में कॉन्फिडेंस लौटता है, आत्मविश्वास आता है, तो वही लोग पैसा लगाते हैं, खर्च करते हैं और इकोनॉमी फिर से दौड़ने लगती है। कीन्स के हिसाब से सरकार का सबसे बड़ा काम यही है कि वो लोगों के इस भरोसे को, इस कॉन्फिडेंस को जगाए रखे। तो अब सवाल ये है कि कीन्स के ये जो विचार हैं, जो लगभग 100 साल पुराने हो चुके हैं, वो आज भी इतने ज़रूरी क्यों माने जाते हैं? देखिए, कीन्स की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने एक बीच का रास्ता सुझाया। वो ना तो ये कहते थे कि सब कुछ बाजार पर छोड़ दो, और ना ही ये कि सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए। उन्होंने एक मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता दिखाया, जहां प्राइवेट कंपनियां भी काम करें और सरकार भी एक ज़रूरी भूमिका निभाए। और यही वो मॉडल है जो आज दुनिया के ज़्यादातर देश अपनाते हैं। असल में कीन्स के विचार आज हर जगह हैं। जब भी हम सुनते हैं कि किसी देश की सरकार ने मंदी से लड़ने के लिए स्टिमुलस पैकेज का ऐलान किया है या सेंट्रल बैंक बेरोजगारी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सब असल में कीन्स की ही सिखाई हुई बातें हैं। ये सोच कि देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है, यही शायद कीन्स की सबसे बड़ी देन है। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। कीन्स ने एक ऐसे भविष्य का सपना देखा था जहां टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे पास ज्यादा खुशहाली होगी, ज्यादा फुर्सत होगी। सवाल ये है कि क्या हम उनके दिए हुए आर्थिक औजारों का इस्तेमाल वाकई उस बेहतर दुनिया को बनाने के लिए कर रहे हैं, या बस एक मुश्किल से निकलकर दूसरी में फंसते जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।